सोचिए, अगर आप दुनिया की पहली बिलियन डॉलर कंपनी के मालिक हैं तो आपकी वेल्थ के साथ साथ आपकी पावर और आपका इन्फ्लुएंस किस लेवल पर होगा। अभी तक हमारे रिसेंट वीडियोस में आपने रोथशाइल्ड फैमिली के बारे में जाना कि फाइनेंस इंडस्ट्री में उनका कितना इन्फ्लुएंस था। आपने सोशल मीडिया कंपनीज़ के बारे में जाना कि वो कितनी इन्फ्लुएंशियल पावर होल्ड करती है। पर आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानने वाले हैं जिसका इन्फ्लुएंस 1, 2 या 3 इंडस्ट्री पे नहीं बल्कि पूरी की पूरी अमेरिकन इकोनॉमी पर था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेपी मॉर्गन की, जिसने 2 बार अमेरिका की इकोनॉमी को डूबने से बचाया था। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक मामूली सा लड़का दी जेपी मॉर्गन बन जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। यूजुअली जब भी हम किसी बिलियनर की लाइफ स्टोरी को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें रैग्स टू रिचेस वाली कहानियाँ देखने को मिलती है, बट जेपी मॉर्गन के साथ ऐसा नहीं था। इनका जन्म 1837 में एक वेल ऑफ फैमिली में हुआ था। इनके पिता जूनियस स्पेंसर मॉर्गन एक वेल्दी बैंकर थे, पर जेपी मॉर्गन बचपन से ही बहुत फ्रेजाइल या कमज़ोर किस्म के बच्चे थे। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जेपी मॉर्गन के साथ भी यही सीन था। इन्हें माइग्रेन, कफ, फीवर और ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी और इसी वजह से ये बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ भी नहीं खेल पाते थे। पर दोस्तों, जेपी मॉर्गन ने बचपन से ही अपने फादर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना शुरू कर दिया था। जेपी मॉर्गन का पूरा नाम है जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन। तो अब अगर वीडियो में आगे मैं कहीं भी जॉन कहूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं जेपी मॉर्गन की बात कर रहा हूँ। 1857 आते आते जॉन 19 साल का हो चुका था और काम करने के लिए बिल्कुल तैयार था और उसे उसके फादर के कनेक्शन के चलते वॉल स्ट्रीट में उन्हीं की कंपनी में जॉब मिल जाती है। उसका इनिशियल रोल बेसिकली अमेरिका की उस टाइम की फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट तैयार करना था और यहीं से जॉन को फाइनेंस वर्ल्ड में और ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था। जिस फर्म में जॉन काम कर रहे थे उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रिस्की और कन्फ्यूजिंग था, जिससे परेशान होकर जॉन ने 24 साल की उम्र में अपनी खुद की फर्म एस्टेब्लिश करने का फैसला किया, जो उन्हीं के फादर के बैंक के एजेंट के तौर पर काम करती थी। इस फर्म को आज के टाइम पर हम जेपी मॉर्गन चेस के नाम से जानते हैं। अब अगर कहानी में लव स्टोरी ना हो तो मज़ा नहीं आता है। इनकी लाइफ में भी एमिलिया नाम की एक कन्या दस्तक देती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, घर पर शादी की बात भी हो जाती है और शादी भी हो जाती है। पर इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। एमिलिया को उस टाइम की सबसे डेडली डिजीज़ ट्यूबरक्लोसिस जकड़ लेती है। जॉन दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाते हैं पर एमिलिया ठीक नहीं हो पाती है और अनफॉर्चुनेटली शादी के सिर्फ 4 महीने बाद ही एमिलिया की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, एक विजनरी बिजनेसमैन जो पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहता है पर अभी हार्ट ब्रोकन है। अब ऐसे में जॉन के पास 2 ऑप्शन थे, या तो एमिलिया को याद कर कर अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दे या फिर अपनी पूरी एनर्जी को अपने काम पर झोंक दे। जॉन ने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया और अपनी पूरी एनर्जी को पूरी तरह से अपने काम पर लगा दिया। जॉन कितने अपॉर्चुनिस्टिक थे इसके बारे में आपको इस किस्से से समझ आ जाएगा। 1863 में अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था। उस टाइम पर हर एक इंसान को युद्ध में शामिल होना ज़रूरी था, पर एक एक्सेप्शन था कि कोई भी इंसान गवर्नमेंट को $300 देकर युद्ध लड़ने किसी और को भेज सकता है। तो ऐसे में जॉन ने सोचा कि मेरे पास पैसे की तो कोई कमी है नहीं, तो मैं अपनी जगह $300 देकर किसी और इंसान को युद्ध लड़ने के लिए भेज देता हूँ और मैं अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस में लगाता हूँ। अब इस वॉर सिचुएशन में भी जेपी मॉर्गन ने कैसे पैसे कमाए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उस टाइम पर इन्होंने नोटिस किया कि गवर्नमेंट को वॉर में राइफल्स की ज़रूरत पड़ती है और गवर्नमेंट हर एक राइफ़ल $2 से $3 में ख़रीद रही है। तो उन्होंने बल्क में राइफ़ल ख़रीदी और उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर उसे गवर्नमेंट को $21 में बेच दिया था। अब आप सोचिए, $3 की जो राइफ़ल है उसे $21 में उन्होंने बेच दिया था, जिस भी जेपी मॉर्गन ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया और अपने इस मूव से उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स के लेवल को शो कर दिया था। शुरुआत में तो जॉन सिर्फ वेल्दी इन्वेस्टर्स और विजनरीज को कनेक्ट करने का काम करते थे, जिस बीच वो कमीशन कमाते थे। पर जैसे जैसे जॉन की वेल्थ और रेपुटेशन बढ़ने लगी, वो खुद भी ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब उस टाइम पर कुछ इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारे सिंगल प्लेयर डोमिनेट कर रहे थे, जैसे स्टील इंडस्ट्री को एंड्रू कार्नेगी, ऑयल इंडस्ट्री को जॉन डी रॉकफेलर। पर रेल रोड एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं था। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज एक दूसरे को कंपटीशन दे रही थी। इट्स जस्ट ए क्विक रिमाइंडर कि मैं अपने आने वाले वीडियो में एंड्रू कार्नेगी और जॉन डी रॉकफेलर जैसे लोगों की लाइफ स्टोरी को भी कवर करने वाला हूँ।
सो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। जॉन को इस रेल रोड इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और जॉन का टारगेट अब इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करना था। फिर जॉन ने धीरे धीरे कर सभी रेल रोड कंपनीज को एक्वायर कर उन्हें मर्ज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कंपटीशन को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। जॉन ने उन कंपनीज के फाइनेंसेस को कंट्रोल में ले लिया, उनकी मैनेजमेंट बोर्ड में अपनी एक मेंबरशिप ले ली और उनको डोमिनेंट प्लेयर्स के साथ मर्ज कर दिया ताकि वो बचे कुचे कंपटीशन को ख़त्म कर सके। इस मर्ज एंड रूल वाले स्ट्रेटेजी को जेपी मॉर्गन ने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया और इसीलिए इसे मॉर्गनाइजेशन के नाम से जाना जाने लगा। बाकी बिजनेसमैन की तरह जॉन ने केवल कंपनी के शेयर ही नहीं खरीदे थे, बल्कि उन पर पूरा कंट्रोल ले लिया था। अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इन्फ्लुएंशियल पोजीशन को यूज़ कर उन्होंने कंपनी की डायरेक्शन को बहुत बार चेंज किया था। उन्होंने बहुत बार कंपनी की लीडरशिप को भी शफल किया ताकि वो अपने आप को टॉप पर रख सके। जॉन की ये डोमिनेटिंग प्रेजेंस उनके इन्फ्लुएंस को और बढ़ा रही थी। जॉन को स्किन की बीमारी थी जिससे उनका नाक खराब हो चुका था और बिल्कुल लाल रहने लगा था, जिसकी वजह से वो दिखने में और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। हालांकि 1901 में जॉन से उन्हीं की तरह का एक इंसान टकराता है जिसका नाम था रूजवेल्ट। दोस्तों, रूजवेल्ट से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट था मैकिनले। दोस्तों, उनकी वन साइडेड पॉलिसीज़ के चलते जॉन को मोनोपोली बनाने में कोई परेशानी नहीं आ रही थी, पर रूजवेल्ट को जॉन का ये मोनोपोलिस्टिक नेचर रास नहीं आया और उन्होंने तुरंत जस्टिस डिपार्टमेंट को जॉन के खिलाफ एंटी ट्रस्ट केस फाइल करने का ऑर्डर दे दिया। हालांकि सेटबैक से जॉन को कुछ ज़्यादा खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इससे भी बड़ा कुछ और सोच रखा था। कार्नेगी स्टील, जो उस टाइम की स्टील मार्केट की लीडर कंपनी थी, उस टाइम पर सेल पर थी। जॉन ने एंड्रू कार्नेगी को उनकी मुंह बोली रकम दी और डील $480 मिलियन पर क्लोज हुई, जो उस टाइम की सबसे बड़ी बिजनेस डील थी। दोस्तों, उसके बाद जॉन कार्नेगी स्टील को अदर बिजनेसेस के साथ मर्ज कर यूएस स्टील नाम की कंपनी बनाता है, जो दुनिया की पहली $1 बिलियन कंपनी बनती है। और दोस्तों, इसकी वजह से जेपी मॉर्गन के पास पूरे अमेरिका के स्टील मैन्युफैक्चरिंग का 2/3 कंट्रोल आ जाता है। जॉन का अलग अलग कंपनीज को मर्ज कर अनस्टॉपेबल जायंट्स बनाने का टैलेंट अमेजिंग था, पर अब अमेरिका पर एक संकट मंडरा रहा था। 1893 में अमेरिका में डिप्रेशन आ जाता है, स्टॉक्स की प्राइसेस गिरने लगती है, बिजनेसेस बंद होने लगते हैं, बैंक्स भी बैंकक्रप्ट होने लगते हैं और अमेरिका का गोल्ड रिजर्व बहुत तेज़ी से डेप्लीट होने लगता है और डॉलर की वैल्यू भी गोल्ड स्टैंडर्ड पर डिपेंडेंट थी। गवर्नमेंट को एटलीस्ट $100 मिलियन की गोल्ड रिजर्व की ज़रूरत थी, पर 1895 तक ये आधे से ज़्यादा खाली हो चुके थे और इसी वजह से डॉलर की वैल्यू में भी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। जॉन को पता था कि ऐसी सिचुएशन में अमेरिका को बचाने के लिए एक ड्रास्टिक एक्शन की ज़रूरत है और ऐसे में वो तुरंत उस टाइम के प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के पास एक सॉल्यूशन प्रपोज करने के लिए वॉशिंगटन पहुंच जाते हैं। जॉन का प्लान था कि वो ऐसे प्रोमिनेंट बैंकर्स का ग्रुप बनाएंगे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं ताकि वो अमेरिकन गोल्ड रिजर्व में इन्वेस्ट कर सके। तो जॉन के बनाए गए सिंडिकेट ने प्रेसिडेंट को ये ऑफर किया कि आपको $100 मिलियन के गोल्ड रिजर्व की ज़रूरत है, $65 मिलियन का तो हम ही आपसे खरीद लेंगे। तो ऐसे में क्लीवलैंड ने इस प्रपोजल को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। अब आप जेपी मॉर्गन का इन्फ्लुएंस देखिएगा। एग्रीमेंट के साइन होने के केवल 22 मिनट के अंदर अंदर जॉन ने $65 मिलियन के बॉन्ड्स बिकवा दिए थे। बट अब आप ज़रा सोचिए कि जॉन ने कैसे सिंगल हैंडेडली पूरी प्लानिंग कर यूएस को इस डिजास्टर से बचा लिया। ऑफकोर्स उसने इस बीच अपना एक डिसेंट प्रॉफिट भी कमाया। जॉन के इस एक्शन से बहुत सारे सवाल भी उठने लगे थे कि क्या किसी एक सिंगल बैंकर के पास इतनी पावर होना सही है कि वो पूरी की पूरी यूएस इकोनॉमी को एक डिप्रेशन से बाहर निकाल ले। ऐसे में जॉन और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशनशिप भी एक हॉट टॉपिक बन गया था, क्योंकि जॉन और उसके बैंकर फ्रेंड्स ने हैवीली डोनेशन दिया था ताकि उनके और गवर्नमेंट के बीच में एक क्लोजनेस बनी रह सके। सब कुछ बिल्कुल सही चलने लगता है, पर फिर आता है साल 1907। अमेरिका फिर से एक फाइनेंशियल क्राइसिस में घिर जाता है। बैंक्स बंद होने के कगार पर थे क्योंकि लोग फटाफट पैनिक में आकर पैसे विड्रॉ कर रहे थे। उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट। उनके और जॉन के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इस बार सवाल देश को बचाने का था। जॉन की स्ट्रेटेजी थी कि हम स्ट्रगलिंग बैंक्स में पैसे डालेंगे और एक प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए उसने उस टाइम के लीडिंग फाइनेंसर्स को अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी में बुलाया था। जॉन ने कहा कि हम छोटे कॉम्पिटिटर्स में हैवीली इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कुछ बैंक्स तो फेल होंगे पर बाकी बैंक्स बच जाएंगे। सभी फाइनेंसर्स जॉन के इस प्लान से एग्री हो जाते हैं और रूजवेल्ट का अप्रूवल मिलते ही इस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। जब जॉन ने ये पूरा प्लान बनाया था उस टाइम पर वो टेरिबल फीवर से गुजर रहा था। हालांकि उसका ये पूरा प्लान सक्सेसफुल रहा, बैंक्स में कैपिटल इंजेक्ट हुई, लोगों को फिर से कॉन्फिडेंस आया और यूएस के सर से एक और डिजास्टर टल गया था।
अब एक साइड तो जॉन को एज ए हीरो ट्रीट किया जा रहा था, पर कहीं ना कहीं लोगों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अब पूरी की पूरी यूएस इकोनॉमी एक इंसान पर डिपेंडेंट है, तो अब कुछ तो चेंज होना ही था। जॉन को इंक्वायरीज का सामना करना पड़ता है और उससे उसकी वेल्थ और इन्फ्लुएंस को लेकर घुमा फिरा कर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, और बार बार इंक्वायरीज का सामना होने के कारण मार्केट में जॉन की इमेज ख़राब हो चुकी थी और यहीं से उस ग्रेट बैंकर के एरा का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और फिर 1913 में 75 साल की उम्र में जेपी मॉर्गन की मृत्यु हो जाती है। वो अपने पीछे वास्ट फॉर्च्यून और एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाते हैं जो उन्हीं की तरह बिल्कुल कॉम्प्लेक्स थी। जॉन बहुत क्रूर बिजनेसमैन थे। वो बिना किसी डर के गवर्नमेंट लूपहोल्स का फ़ायदा उठाते थे, मार्केट को मैनिपुलेट करते थे और अपने फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट तक को इन्फ्लुएंस कर देते थे। इन सब के बावजूद भी जेपी मॉर्गन एक फाइनेंशियल जीनियस थे। वो हमेशा बिगर पिक्चर पर फोकस करते थे और उन्होंने 2 बार अमेरिका की इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाया। जॉन की फर्म जेपी मॉर्गन चेज आज भी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और हम हमारे कंटेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपने वैल्यूबल फीडबैक हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, जय हिंद, जय भारत।